तो आज पहली क्लास है परफेक्शन आइज का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का अंक 8 नहीं, सॉरी, अंक 9। ठीक है, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम 9 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने संपूर्ण वॉल्यूम 8 को किया है। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वॉल्यूम 9। वॉल्यूम 9 में माइक बंद कीजिए। वॉल्यूम 9 में जो पहला जो होगा हमारा क्या होगा, बिहार विशेष। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विशेष। तो बिहार विशेष आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का 2 क्लास में कंप्लीट होगा। 1 से लेकर 4 तक आज करेंगे, कल करेंगे 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, 5 से लेकर 8 तक क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में आपका संपूर्ण बिहार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा है। ठीक है, बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन। ठीक है, कौन सा शिखर सम्मेलन है, तो बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपका कोलकाता में होगा। ठीक है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा कोलकाता में निवेशकों की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, बिहार 11 और 12 दिसंबर 2024 को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम की मेजबानी भी करेगा। इससे पहले यह विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित करेगी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई को कोलकाता से हुई है। बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। 2023 में पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में 278 कंपनियों के द्वारा लगभग 50,500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसको एमओयू कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, और ध्यान रखना है कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है 2 दिवसीय होगी, और इसका जो रोड शो जो विभिन्न शहरों में जो होगा, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ से होगी, कोलकाता में होगी। ठीक है, बिहार की सरकार जो है उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए विभिन्न उद्योगपतियों को चाहती है से बिहार में आके अपना उद्योग स्थापित करे। मेनली बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना चाहता है। और इसी के लिए आप देखोगे तो बिहार बिजनेस कनेक्ट जो हुआ था 2023 में, वहाँ पे 278 कंपनियों ने बिहार में निवेश करने से अपनी, ठीक है, इच्छा जाहिर की थी, जिसमें 50,500 करोड़ रुपए के एमओयू पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं बिहार की बात करेंगे तो बिहार डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने वाला 6वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो बिहार मरीजों की डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में 6वें स्थान पर है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2024 तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाले 14.6 लाख 14,60,000 मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम नंबर पे है। ठीक है, और बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार 6वें नंबर पे है। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में पटना राज्य सबसे पहले नंबर पे है और शेखपुरा अंतिम नंबर पे है। ठीक है, तो बिहार कितने नंबर पे उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बिहार में कौन सा जिला पहले नंबर पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में पटना प्रथम नंबर पे है, शेखपुरा की बात करेंगे तो लास्ट में, बॉटम पे। ठीक है, अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार पूरे देश में कितने पे है, तो इसकी रैंक क्या है, 6th है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक की बात करेंगे तो फर्स्ट किसकी है, तो यूपी की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात है भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां स्थान मिला है। ठीक है, तो भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां रैंक मिला है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है, से ध्यान रखिए कहाँ पे विश्वविद्यालय, उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो बिहार का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में 7वां स्थान मिला है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी आपको ध्यान में रखना। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू कहते हैं, सॉरी, हाँ बिल्कुल, जेएनयू को पहला स्थान मिला, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को, ठीक है, डीयू को दूसरा स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस को तीसरा स्थान प्राप्त मिला है। ठीक है, अब बिहार से बात करेंगे तो बिहार से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को चुना गया, भारत में इसका 7वां स्थान है। बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वन ऑफ द, कहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर। समस्तीपुर। पूसा। समस्तीपुर। हाँ बिल्कुल, पूसा समस्तीपुर में है। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में कितने, तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, एक पूसा वाला हो गया, एक हाँ मोतिहारी में है, एक भागलपुर साबोर वाला है, तीन ही है क्या? सेंट्रल नहीं सर, यूनिवर्सिटी ऑफ गया में साउथ है, बिहार। गया में। अच्छा, गया में गया है वाला, सर। अच्छा हाँ।
हाँ, गया वाला भी सेंट्रल होगा, यूनिवर्सिटी बिल्कुल। ऑफ साउथ बिहार। हाँ बिल्कुल, विक्रमशिला उसको में डबल, बनेगा। तो नैक में डबल ए प्लस मिला, उसको डबल ए प्लस मिला है नहीं। यस सर। अब आते हैं, रेरा ने शीर्ष 10 परियोजनाओं को और प्रमोटरों की रैंकिंग जारी की, ठीक है। तो रेरा ने बिहार के शीर्ष 10 परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग जारी, मतलब सूची जारी कर दी है। इसमें क्या क्या होता है इसका देखेंगे। इसका उद्देश्य है प्रमोटर और परियोजनाओं के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करना, ठीक है। परियोजनाओं की रैंकिंग, भौतिक प्रगति, आवंटियों से प्राप्त जानकारी, एकत्रित धनराशि, ठीक है, का उपयोग, परियोजना प्रमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायत तथा अन्य ऐसे मामलों पर ध्यान रखता है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है। पंजीकृत प्रमोटर की रैंकिंग करते समय अनुभव, पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं के समय पर पूरा होना और कानूनी मामले आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया। ये रैंकिंग गतिशील होती है और पंजीकृत परियोजनाओं के प्रमोटरों द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर बदलती रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। दैनिक अंडा उत्पादन से इसमें गोपालगंज की बात करेंगे, प्रथम स्थान पे है तथा अरवल अंतिम स्थान पे है, ठीक है। तो दैनिक अंडा उत्पादन रिपोर्ट आई है जिसमें गोपालगंज की बात करेंगे, प्रथम नंबर पे है, अरवल का स्थान अंतिम है, ठीक है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार गोपालगंज में 8,87,000 प्रतिदिन अंडा उत्पादन के साथ राज्य में प्रथम नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, अरवल अंतिम स्थान पर, जहां प्रतिदिन 7,166 अंडे का ही उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते बिहार के सभी जिलों में प्रतिदिन 55 लाख अंडे तथा प्रतिवर्ष 200 करोड़ अंडे का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अंडे के उत्पादन में अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे गोपालगंज है, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है, अंतिम नंबर पे अरवल है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अंडा उत्पादन इसकी आवश्यकता का आधा है, ठीक है, जितनी आवश्यकता उसका आधा ही है। आवश्यकता का पूरा करने के लिए अंडे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आयात होता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को तो क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में आपका आप देखोगे तो अंडा उत्पादन पे प्रथम नंबर पे है, इसलिए आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो बिहार में अंडा उत्पादन की बात करेंगे तो ठीक ठाक तो है, लेकिन फिर भी जितनी इसकी डिमांड है उसकी आधी ही होती है, इसलिए यहाँ पर अंडे मंगाए जाते हैं। कहाँ से मंगाए जाते हैं, तो मेनली आंध्र प्रदेश से, और साथ में आप देखोगे तो कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, याद रख सकते हो। पटना पटना एचसीएल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू हुआ। तो ये पटना में उद्योग भवन परिसर में शुरू किया गया है, जो कर्मचारियों के आधुनिक कार्यस्थल प्रदान करेगा। ये बिहार में एचसीएल टेक का पहला केंद्र है। तो बिहार में एचसीएल टेक का पहला केंद्र कहाँ पे किया गया, तो पटना में, ठीक है। कहाँ पे, तो पटना में किया गया, ठीक है। बिहार में कपड़ा उद्योग में 481.89 करोड़ रुपए और चमड़ा उद्योग में 129.29 करोड़ रुपए का निवेश आया है, ठीक है। तो बिहार में कपड़ा उद्योग में भी निवेश आया है और चमड़ा उद्योग में भी निवेश आया है, ठीक है। तो बिहार की वस्त्र एवं चमड़ा नीति लागू होने के बाद से 2 वर्षों में वस्त्र एवं चमड़ा के क्षेत्र में 611 करोड़ रुपए के 100 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वस्त्र एवं चमड़ा नीति के तहत प्राप्त 100 प्रस्तावों में से 88 प्रस्ताव केवल वस्त्र क्षेत्र में आए हैं, ठीक है। और बिहार के वस्त्र एवं चमड़ा नीति की बात करेंगे तो नीति कब आई थी, तो नीति 2022 में आई थी, ठीक है। 8 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 का क्या किया था, तो शुभारंभ किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नीति का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार और वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख संभावित निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस नीति के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी लागत पर 15% सब्सिडी दी जाती है। कितने सब्सिडी दी जाएगी, तो जो मशीनरी जो होंगे या फिर जो संयंत्र होंगे उनपे 15% की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि कितनी होगी, अधिकतम सीमा कितनी, का 10 करोड़ रुपए तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही प्रति यूनिट खपत पर 2 रुपए की दर से, ठीक है, बिजली सब्सिडी भी दी जाएगी। मतलब जो भी बिजली का बिल होगा उस पर 2 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, 5,000 रुपए प्रति माह की दर से अनुदान भी दिया जाएगा। निर्यात हेतु संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी भी दी जाएगी। तो काफी अधिक सब्सिडी दी जा रही है ताकि बिहार सरकार अपने यहाँ उद्योग को क्या कर रही है, लुभाना चाहती है, ताकि उद्योग है लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत बिहार में पहली प्राथमिकता गया जिले में दर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जो नए जो कानून जो आए हैं, ठीक है, उसको लेकर जो पहला जो
पहला जो मामले जो दर्ज किए गए हैं, ठीक है, कहाँ पे दर्ज किए गए? गया जिले में दर्ज किए गए, ठीक है। पहला एफआईआर जो हुआ न्यू कानून आने के बाद कहाँ पे हुआ है? तो गया जिले में, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो गया जिला की बात करेंगे तो पहला यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया। इसके तहत बिहार के पहली एफआईआर गया जिले के राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की, जीआरपी के द्वारा। इसको जनरल क्या होता है? रेलवे पुलिस फोर्स, जीआरपी। हाँ, जो भी हो, राजकीय रेल पुलिस इनको कहते हैं। इस नए आपराधिक कानून के अंतर्गत देश में बाइक चोरी का पहला मामला उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछेगा ये जो नए जो कानून जो आए हैं उसके तहत बिहार में पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया? गया। तो गया में, ठीक है। देश में पहला नंबर कहाँ पे दर्ज किया गया पहला मामला? तो ग्वालियर में, ठीक है। और ये मामला जो था बाइक चोरी का था, ठीक है, ग्वालियर वाला। अब देखेंगे नए आपराधिक कानूनों के बारे में जरा जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। कब से लागू हुए? तारीख भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब से लागू किए गए? 1 जुलाई से। बिल्कुल। तो 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून को लागू किए गए। 3 नए कानून क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता, जिनको बीएनएस कहते हैं, किसके जगह पे आया? तो आईपीसी 1860 के स्थान पे आया, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा की बात करेंगे संहिता, तो इनको सीआरपीसी 1973 की जगह पे आया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे आया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो 3 नए कानून में परिवर्तन किया गया है और इसके लेकर जो देश में जो पहला मामला जो दर्ज किया गया तो उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में, और बिहार में जो पहला मामला आपको देखने को मिला है ग्वालियर वो मध्य मामला, प्रदेश में सर ग्वालियर मध्य ओह प्रदेश। सॉरी सर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ग्वालियर है मध्य सर। प्रदेश। सर हाँ हाँ लिखा भी ठीक, गलत है, लिखा भी गलत है। इसीलिए तो शिकायत कर, वही मेरे दिमाग में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। और हाँ, बिहार का जो पहला मामला है कहाँ पे है? गया में, ठीक है। ध्यान रखना, इंग्लिश में भी गलती लिखे हुए हैं। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका पर्पस क्या है? तो नए कानून का उद्देश्य औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना तथा पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करना है। नए आपराधिक कानून में शामिल किए गए नए अपराध, नए अपराधों में आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, संगठित अपराध तथा महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की बढ़ी हुई सजाएं भी शामिल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें परिवर्तन की गई है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो जरा इसको इंग्लिश वाले में चेक कर लीजिएगा क्या दे रखा है। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, इस वाले पटना में विश्वविद्यालय। कहाँ दिया हुआ है? क्या? जो आप ये थर्ड फोर्थ पे पढ़ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ दिया हुआ है है। ही नहीं वो, है ही नहीं इसमें वो, नहीं है। पेज 12 में है। देखो ये ढूंढ के निकाल लें, एस12 चेक कीजिए, ठीक है। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने। 12 में तो नेशनल आ जा रहा है। हाँ, लेकिन वो न्यूज वहीं पे दिया हुआ है। अच्छा, वहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ खोजते रहेंगे सर, ऐसे रहेगा तो अरे परफेक्शन पढ़ेगा तो है, परफेक्शन है, लेकिन परफेक्शन वाली कोई स्थिति नहीं है इसमें, इसका मतलब जो नाम आप डिफेक्शन पढ़ाते हैं ना वो रखिए। साथ में सिंक नहीं होता है, ढूंढना पड़ता है। हाँ ढूंढिए, मेहनत कीजिए। चलिए, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए, ठीक है। और जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने यह नियुक्ति सर्च कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार विमर्श के आधार पर की। अजय कुमार सिंह का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने के 3 वर्ष का होगा, ठीक है। तो पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? अजय कुमार सिंह, ठीक है, ध्यान में रखना। मानवी मधु बनी है देश की पहली ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर, ठीक है। हाल ही में चयनित 1275 नए निरीक्षकों में 3 ट्रांसजेंडर और 450 महिलाएं चयनित हुई, जिसमें 3 ट्रांसजेंडर भी थे, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित थे, लेकिन केवल 3 योग्य उम्मीदवारों का ही चयन किया गया, ठीक है। देश में पहली बार जब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर किसी ट्रांसजेंडर का चयन हुआ, बिहार पुलिस ने पहली बार इंस्पेक्टर के पद पर चयनित 3 ट्रांसजेंडर मानवी मधु, रोनित झा और बंटी कुमार है, ठीक है। इन तीनों का नाम, मानवी मधु का नाम आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, पहला है ये। तो मानवी मधु का नाम ध्यान में रखना है, पहला ट्रांसजेंडर है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, डॉक्टर मिन्नी कुमारी ने बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देशों की महिलाओं का पहला सम्मेलन पहली बार बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विश्व के सबसे बड़े शैक्षणिक संगठन एजुकेशन इंटरनेशनल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जर्मन विनियमों के साथ एक मजबूत
ठीक है, संरचना का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये बताना है बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन है? डॉक्टर मिन्नी कुमारी। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर मिन्नी कुमारी। बिहार राज्य की जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। तो हम लोग तो ये इकोनॉमिक सर्वे बजट वाले में तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो बिहार के जीएसडीपी की बात करेंगे। क्या होता है जीएसडीपी? क्या होता है फुल फॉर्म? स्टेट ग्लोबल स्टेट ग्रोथ डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें वृद्धि देखने को मिली है। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो 15.55%। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्तीय वर्ष मतलब फिनेंशियल ईयर 22-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.75% बढ़ी। हालांकि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, 19.38% उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, राज्य के राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई तथा 21-22 में गत वर्ष की तुलना में 14.14% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। मतलब बात के 21-22 में 14.14 था, अब 22-23 में कितना होगा जीएसडीपी में वृद्धि? तो 15.55। ठीक है, बिल्कुल। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 10.03% की देनदारी में 10.03% की तुलना में 7.83% की वृद्धि भी हुई है। ठीक है, इसी अवधि के दौरान आंतरिक ऋण ने कुल बकाया देनदारियों में, ठीक है, ध्यान रखना, 58.65% का योगदान दिया। तो उतने चीजें मत ध्यान में रखिए। बिहार राज्य की जीएसडीपी बढ़ गई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। कितने से बढ़ी है? तो ध्यान रखिएगा 15.55% से बढ़ गई है, यही याद रखिए। ठीक है, बिहार पुलिस ग्रोथ मैनुअल में कितना होता होगा क्या? सर? मतलब कि कितना लाख करोड़ होगा? लगभग 4.5 लाख मुझे नहीं करोड़ होगा पता, बिहार। बजट पढ़ूंगा उसके बाद ना समझ में आएगा। इसमें तो दिया हुआ भी नहीं, याद भी थोड़ी ना रहेगा। बजट पढ़ेंगे वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग बजट पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे। ठीक है, बिहार का जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन जो आएगा वहां से बजट करेंगे ना, तो वहां पे सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। बिहार पुलिस मैनुअल में 46 साल बाद आया बदलाव। ठीक है, 46 साल बाद बिहार पुलिस के मैनुअल में बदलाव आपको देखने को मिला है। तो राज्य पुलिस विभाग ने मैनुअल बिहार पुलिस हस्तक 1978 को संशोधित किया है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का मैनुअल जो था कब का था? 1978। ये मैनुअल क्या होता है? नियम होता है। ठीक है, ध्यान में, नियमावली होती है। ठीक है, जेल मैनुअल होता है, पुलिस मैनुअल होता है, हर जगह का अपना एक मैनुअल होता है। ठीक है, इससे पहले 1978 में इसे संशोधित करके प्रकाशित किया गया था। इस कानून से जुड़े प्रावधानों और पुलिस विभाग में अब तक के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नए पुलिस मैनुअल में शामिल करने की तैयारी है। इन सभी नए बदलावों के अलावा पुलिस से संबंधित सभी अद्यतन निर्देश भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो बिहार का जो पुलिस मैनुअल में 46 साल के बाद बदलाव हुआ है। इससे पहले कब इसमें बदलाव किया गया था? तो 1978 में किया गया था। ठीक है, ये 1978 के बाद है। बिहार के 17,046 स्कूलों का पीएम श्री 2 स्कूल के लिए चयन कर दिया गया। ठीक है, तो 17,046 स्कूल, बिहार के 17,046 स्कूलों का, ठीक है, पीएम श्री 2 के लिए चयनित किया गया। इस योजना में सबसे ज्यादा चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, गया के स्कूल शामिल है। ठीक है, इनका अनुमोदन है कि 8 से लेकर 12 अगस्त के बीच होगा और अंतिम सूची 20 अगस्त को जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य देश के स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाना, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर सके। ठीक है, मतलब मेनली जो है इनका मतलब जो प्राइवेट में जो सारी सुविधा जो दी जाती है उस तरह के मतलब करना है, स्कूलों का विकास करना है, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करना है। ठीक है, तो पीएम श्री 2 योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, बिहार के स्कूलों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और कितने स्कूल को शामिल किया गया? तो 17,046 स्कूल को। बिहार में अब एमबीबीएस शिक्षा हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार स्वास्थ्य विभाग हिंदी माध्यम एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करेगा। मध्य प्रदेश के बाद बिहार ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। तो मध्य प्रदेश हिंदी में शिक्षा देने वाला पहला राज्य था। ठीक है, एमबीबीएस की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह सुविधा बिहार के सभी 21 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगी। इसमें 10 राज्य सरकार और 2 केंद्र सरकार के द्वारा संचालित संस्थान भी है। ठीक है, तो 10 राज्य सरकार का है और बात करेंगे 2 केंद्र सरकार के। तो 2 केंद्र सरकार का क्या होगा? एम्स होगा ना? सर 2 एम्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा एम्स होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार के 21 मेडिकल कॉलेजों में आप देखोगे तो उपलब्ध रहेगी सारी चीजें। ठीक है,
बिहार में 50 साल पुराने पेड़ों को मिलेगा हेरिटेज का दर्जा। ठीक है, तो नगर निगम पटना शहर में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ का सर्वे कराएगा, उन्हें संरक्षित करने के साथ ही हेरिटेज वृक्ष का भी दर्जा दिया जाएगा। सभी वृक्षों के पास हेरिटेज वृक्ष के चिन्ह भी लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है ये। ठीक है, आईआईटी पटना में थर्मल स्प्रे पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, तो आईआईटी पटना में थर्मल स्प्रे पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाई गई थी, वो संपन्न हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में थर्मल स्प्रे प्रौद्योगिकियों में नवाचार और अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देना। थर्मल स्प्रे सम्मेलन 2024 में देश के अग्रणी संस्थाओं के शोधकर्ताओं, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच भी प्रदान करता है। ठीक है, पटना जू में बनेगा बच्चों के लिए ओपन नेचर लाइब्रेरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना। पटना जू की बात करेंगे तो पटना जू का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे में नर्सरी के बगल में अपना पहला ओपन नेचर लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसमें क्या क्या होगा वो भी जरा देख लेते हैं। पटना चिड़ियाघर ऐसी सुविधा वाला पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को यहाँ के जानवरों के साथ साथ पौधे के बारे में भी जानकारी देना है। इस लाइब्रेरी को बनाने में असम के मुरली बांस का प्रयोग किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, से एक ओपन नेचर लाइब्रेरी जो बन रहा है पटना जू में, वहां पे जो बांस का प्रयोग किया जा रहा है, वो बांस कहाँ का है, उसका नाम क्या है, क्या बताएंगे? मुरली बांस। या फिर बीपीएस ये भी पूछा जाएगा तो बता, मुरली किसका किस्म है, खैनी का किस्म है, बांस का किस्म है, धान का किस्म है, शहद का किस्म है, क्या बताओगे? मुरली किसकी किस्म है? तो ये बैम्बो, बांस बांस की किस्म है। ठीक है, और बांस क्या है? तो बांस एक घास है। ठीक है, राइट्स करेगा प्रदेश के 4 शहरों में मेट्रो सर्वे। ठीक है, कौन करने जा रही है? राइट्स। ठीक है, तो बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट शहर है, स्मार्ट शहर भी है। ठीक है, में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सरकार ने चारों शहरों में मेट्रो परिचालन की व्यवहार्यता का पता लगाने का काम गुरुग्राम स्थित राइट्स का मतलब क्या? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा है। ठीक है, सिर्फ देखो से इन शहरों में मेट्रो चल सकती है, नहीं चल सकती। अगर मेट्रो चल सकती है तो किस प्रकार से चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इनको पता करना है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी राइट्स को दी गई है। राइट्स का मुख्यालय की बात की गुरुग्राम में। ठीक है, राइट्स केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं जो रेल मंत्रालय के अधीन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रूसी सेना पहन रही है हाजीपुर में बनी जूते। हाजीपुर के, ठीक है, कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा बनाए गए जूते यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना पहन रहा है। हाजीपुर की यह कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के बाजारों में भी लग्जरी डिजाइनर और फैशन जूते निर्यात करती है। जूते बेहद कम तापमान जैसे -40 डिग्री सेल्सियस जैसे ठंडे मौसम की स्थिति का भी सामना करने में, ठीक है, आसानी से करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हाजीपुर की कंपनी है। ये क्या करती है? मुख्यतः जूते बनाती है। पटना में 2 दिवसीय कपड़ा निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के टेक्सटाइल हब बनाना है। ठीक है, राज्य सरकार ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और परिधान निर्यात संवर्धन, ठीक है, परिषद के साथ मिलकर 2 दिवसीय टेक्सटाइल निवेशक सम्मेलन किया। वस्त्र उद्योग में निवेश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की 70 बड़ी कंपनियों सहित 90 निवेशक शामिल है। ठीक है, तो पटना में 2 दिवसीय कपड़ा निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा? तो बताइए, राज्य के किस शहर में कपड़ा निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो पटना में। ठीक है, भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए 19.44 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, भागलपुर रेशम विकास मेले के उद्घाटन में भागलपुर के 3 बड़ी योजनाएं स्वीकृत की गई। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी योजना है, जरा उस पर भी बात करते हैं। लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत मिराचक क्लस्टर को 126 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने अंडी सिल्क परियोजना के लिए 11.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शेखपुरा क्लस्टर के लिए क्रेता विक्रेता संगम भी आयोजित किया जाएगा। मतलब मूलतः कितने मिले? तो टोटल जो है राज्य को 19.44 करोड़ रुपए मिल गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, बिहार में फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, बिल्कुल।
तो बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना ताकि भद्दा से भद्दा फिल्म बना सके। नई नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए लगभग 88 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके तहत भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला के पास निर्माण कार्य होना प्रारंभ होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से फिल्म सिटी टाइप का आई थिंक बनाएंगे ये लोग। ठीक है, तो बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण कहाँ की गई है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर के। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नई नीति में क्षेत्रीय व अन्य भाषाओं के फिल्म वित्तचित और धारावाहिक बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान भी शामिल है। ठीक है, सरकार अनुमोदित क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, राज्य में टीवी धारावाहिकों या शो शूटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का सीओपी का 25% तक जो भी राशि कम होगी वह दी जाएगी। वेब सीरीज के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए 40 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिल्म सेट या फिल्म सिटी पार्क गांव समेत अन्य कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पर अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। फिल्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो बिहार में फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए सरकार जो है भूमि अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए है। ठीक है, और कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो होगा भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला के पास इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। ठीक है, बिहार के खदानों को नीलामी के नक्शे में शामिल किया गया है। पहली बार देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में बिहार की खदानों की सूची को भी शामिल किया गया। बालू के साथ साथ बिहार में खोजी गई ग्लेकोनाइट, निकिल, क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह तत्वों की 3 खदानें भी शामिल की गई। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पहले भी था ये। इस पहल का उद्देश्य इन खदानों के राष्ट्रीय स्तर पर मतलब क्या करना है? विकसित करना। तो बिहार के जो 3 खदान जो शामिल किए उनका नाम दिया होगा? नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने इन खनन को इकोसिस्टम ढांचे से न केवल बिहार में खनन क्षेत्र राजस्व को बढ़ावा मिले बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी मतलब क्या होगा? पैदा होगा। बिहार के घरों और इमारतों में होगा वायु प्रदूषण का अध्ययन। ठीक है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घरों और इमारतों में अंदर वायु प्रदूषकों के प्रकार, उनके प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन कार्य का निर्णय लेगा। यह अध्ययन पटना से शुरू किया जाएगा। गया, मुजफ्फरपुर, राज्य के कुछ अन्य शहरों में भी इसका अध्ययन किया जाएगा। बिहार संभवतः भारत का पहला राज्य जिसने घरों और इमारतों के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब बाहर वायु प्रदूषण इसको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, घर के अंदर जाएगा। समझ रहे हैं? हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाहर ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक घर के अंदर भी ठीक हो जाएगा। मतलब बाहर का ठीक नहीं कर रहे ये लोग। देश में टॉप पे आ रहे हैं हमारे शहर वायु प्रदूषण में, घर के अंदर जाके ठीक करेंगे। मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने के वक्त आपको लगेगा ना बिहार कितना डेवलप्ड है। ठीक है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो बिहार ध्यान में रखिएगा, तो पहला राज्य है जो कि मतलब घर के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन करेगा। ठीक है, फिर 35 में बनेगा 24,000 मेगावाट का बिजली संयंत्र। ठीक है, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट खंड होगी जिसमें 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 24,000 मेगावाट का, 24,000 मेगावाट कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 24,000 मेगावाट, ठीक है ठीक। तो कहाँ पे बने? पीरपैंती में। कहाँ पे? पीरपैंती में। पीरपैंती कहाँ पर रहा? पीरपैंती भागलपुर। इंग्लिश में भागलपुर है। 2400 दिया है। समस्तीपुर पर है। हाँ तो 2400 ही है, 24,000 नहीं बोला मैं, 24,000 बोला क्या? ठीक है, 2400 ही है। ठीक है, 800 का 3 है। ठीक है, इस नई यूनिट के साथ बिहार के अन्य बिजली परियोजनाओं पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो पीरपैंती में बनाया जा रहा है। ठीक है, 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र जो कि 800 यूनिट के 3 होंगे। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, केंद्र ने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को स्वीकृति दे दी है। राज्य में 29 जिले और 73% ठीक है बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं। ठीक है, राज्य के 38 में से 29 जिले, ठीक है 29 आउट ऑफ 38
इसमें से 73% हिस्सा की बात करेंगे बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है, जबकि 76% आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहती है, ठीक है, 73% हिस्सा, 76% आबादी। जिले की बात करेंगे तो 29 आउट ऑफ 38। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को 76 किलोमीटर लंबे चैनल के माध्यम से महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा, जहां वह मेची से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस परियोजना से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार बाढ़ से राहत मिलेगी। अभी सभी जगह पे बाढ़ आ चुका है, पता है ना आपको, बहुत स्थिति खराब है, ठीक है। स्पेशली सहरसा वगैरह का, भागलपुर में भी सुने खूब बाढ़ आया हुआ है, एम आई राइट? है कोई भागलपुर से क्या? जी सर, ग्राउंड रिपोर्ट यस सर। बताइए, ठीक है। पूरा सुपौल का गाँव क्या हाल है? सुपौल से है, सहरसा से है कोई? ठीक है, सुपौल, सहरसा, भागलपुर में मधुबनी, तो सर घर ही डूब जा रहा है। हाँ, कोई एक बच्चा भेजा था, तो सर मतलब पढ़ाई कर रहा है लेकिन नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी ने वीडियो बना के किसी ने मुझे भेजा था, ठीक है। तो इस परियोजना से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी, ठीक है। इस योजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को सिंचाई सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो ये इसे ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये बिहार में जो नदी को जो जोड़ा जो जा रहा है, मेची नदी को किस नदी से जोड़ते हैं? किस नदी से जोड़ते हैं मेची को? कोसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेची नदी की बात करेंगे, मेची नदी कहाँ बहती है? ये नेपाल के महाभारत से निकलती है, ठीक नेपाल है, ध्यान से। रखें, नेपाल से प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये ना कहाँ पे जाके ये महानंदा से मिल जाती है, महानंदा की सहायक नदी है, कहाँ पे मिलती है महानंदा से, बता सकते कोई? आई थिंक किशनगंज की तरफ से मिल जाती है, एक बार चेक हाँ सर। कीजिएगा, किशनगंज के आसपास मिलती है सर ये, हाँ, उधर ही ठीक है। कहीं मिलती है। हाँ, महानंदा की, ये महानंदा की है ना, वो है क्या बोलते हैं उसको यार, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, ठीक है, मतलब ये सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, ठीक है। तो नगरपालिका संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो बिहार में पारित कर दिया गया है। तो बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों में महापौर, उप महापौर तथा नगर परिषद, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप प्रमुख पार्षद के विरुद्ध पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखिएगा। पहले बिहार में जो चुनाव जो होती है, महापौर का चुनाव होता था, ठीक है, तो उनका चुनाव किस प्रकार से होता था, मेयर का चुनाव किस प्रकार से होता था, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था। मेयर का पहले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, वो पार्षद जो जीतते थे अपने से मेयर को चुनते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या था ना, इस बार के चुनाव मेयर भी डायरेक्ट चुनाव में खड़ा था, मतलब इनको भी प्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा ही चुना जाता। तो बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के महापौर, मतलब मेयर, उप मेयर, ठीक है, उप महापौर तथा नगर परिषदों, नगर पंचायतों के, ठीक है, मुख्य पार्षद और उप प्रमुख, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ तो नगर परिषद और नगर पंचायत में ना मेयर नहीं होता है, मेयर कहाँ पे होगा, नगर निगम में होगा। इनके विरुद्ध पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। क्यों नहीं ला सकते इनके विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव? क्योंकि जनता के द्वारा इलेक्टेड है। पहले अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते थे, क्यों लाते थे पहले अविश्वास पार्षद प्रस्ताव? पार्षद लोग पार्षद के माध्यम से चुने जाते थे, तो पार्षद के माध्यम से जब चुने गए तो पार्षद ने सपोर्ट किया था। हो सकता है पार्षद बाद में सपोर्ट वापस भी तो ले सकता है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं ना होते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा बैकअप होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बैकअप होते हैं। तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ एमपी की बात करेंगे तो वो जब अपना सपोर्ट वापस लेगा तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं, अब यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुने हुए डायरेक्ट प्रतिनिधि हो गया। पहला ऐसा नहीं था, पहले क्या होते थे ना, तो पहले जो पार्षद जो चुनाव जो जीतता था वो अपने में से एक मेयर चुनता था, एक अपने को क्या करता था उसमें से उप मेयर चुनता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता ना, उसको क्या बोल, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता था। अब पार्षदों की खूब चांदी थी, उनको खूब पैसा मिलता था, लाखों रुपए मिलते थे उनको, तो तुम मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। तो ये बहुत अच्छा किया है। इससे संबंधित प्रावधान जिसके तहत चुनाव आयोग के 2 साल बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है को बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा लिया गया। इसके साथ ही संपत्ति कर पर आपत्ति के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का प्रावधान में भी संशोधन किया गया। टोटल कितना करंट अफेयर्स है इसमें बिहार वाले में? बहुत सारा
53 है। खत्म कर दूं? इंग्लिश वाले में तो 57 है और बहुत सारे कर टॉपिक नेम दीजिए भी हैं।